नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। तो आज मैं हिंदी विषय की बात करूंगा। कई साथियों का कमेंट आ रहा था कि हिंदी के विषय के बारे में वीडियो नहीं पड़ी है, वीडियो डालिए। तो आज हम बेसिकली हिंदी के बारे में बात करेंगे, भाषा और वर्णों का ज्ञान, यानी प्रारंभिक हिंदी की बात करेंगे कि हिंदी भाषा क्या है, उसमें कितने वर्ण हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। तो चलिए आज हिंदी का सेशन शुरू करते हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और चैनल पर बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप लोग उनको जाके देख सकते हैं और वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम हिंदी का जो है प्रथम सेशन इस चैनल पर कर रहे हैं। तो सब उससे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो है भारत में जो है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। और बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है उनको तथ्य नहीं पता रहता है। तो मैं ही आपको बता देता हूँ, जो भारतीय हिंदी दिवस होता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है वो अभी कुछ दिन पहले यानी 10 जनवरी को मनाया गया था। तो याद रखेंगे आप लोग, जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, और जो भारतीय हिंदी दिवस है 14 सितंबर को। बहुत महत्वपूर्ण बात है, हिंदी पढ़ने से पहले तो कम से कम ये जानिए तो कि हिंदी दिवस क्या है। तो ये हो गया आपका 10 जनवरी वाला राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय माफ़ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जैसे 10 जनवरी को, और भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। भाषा और वर्णों का ज्ञान। भाषा यानी लैंग्वेज, वह साधन जिसके द्वारा हम एक दूसरे लोगों तक अपना विचार पहुंचा सकते हैं और जान सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यानी बात करने का जरिया होता है बेसिकली भाषा, यानी हम उनके मन के विचारों को जान सकते हैं और अपनी अंतर भावना को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरे की भावना को जान सकते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। तो भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक लिखित भाषा होती है, एक मौखिक रूप होता है। यानी भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हमें किसी से बताना है तो या तो लिख के बताएंगे या तो बोल के बताएंगे। तो हमेशा हम सब जगह पर लिखित रूप लागू नहीं होती, इसलिए मौखिक का ज़्यादा महत्व होता है। तो इसके साथ ही भाषा के मुख्यतः दो रूप हो गए, मौखिक और लिखित। साथ ही भाषा के 4 कौशल भी होते हैं, यानी बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये 4 कौशल के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे आप लोग, अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के चार कौशल कौन से हैं, तो बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। आगे कंटिन्यू करते हैं। बोलना और सुनना क्या है? तो जो बोलना और सुनना होता है ये भाषा का मौखिक रूप होता है, यानी ये भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं, और लिखना और पढ़ना ये भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको मालूम ही होगा, अगर हम कोई चीज़ बोल रहे या सुन रहे हैं तो कोई सुनकर अनुकरण करेगा तो वो जाहिर सी बात है मौखिक रूप में आएगा, और लिखने पढ़ने का काम जो है लिखित रूप में होता है। अब चलते हैं लिपि के बारे में जानते हैं। भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें चिन्ह लिपि कहलाते हैं। यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं, यानी कि जो भाषा जो हम बोलते हैं, जो हमारे मुख से शब्द निकलते हैं, तो प्रत्येक शब्द जो है कई वर्णों से मिलकर बना रहता है। तो उन वर्णों को एक विशेष चिन्ह दिया गया है, तो उन्हीं चिन्ह को जब हम लोग लिखते हैं तो वो चिन्ह लिपि कहलाते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। यहाँ ध्यान देंगे, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। तो याद रखेंगे, भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है, और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। कुछ प्रमुख भाषाओं में उनकी लिपियाँ अग्रलिखित है। तो चलिए देखते हैं कुछ भाषाओं की लिपियाँ। जैसे आपकी हिंदी की हो गई देवनागरी, पंजाबी की हो गई गुरमुखी, संस्कृत की देवनागरी लिपि होती है, अंग्रेजी की रोमन होती है, उर्दू की फारसी होती है, मराठी की देवनागरी, और नेपाली की देवनागरी, तमिल की तमिल ही होती है। तो मुख्यतः संस्कृत को जो है समस्त भाषाओं की जननी माना गया है, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे हिंदी, मराठी और नेपाली, ये देखिए, और संस्कृत, ये तीनों की जो लिपि है वो देवनागरी है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण कहते हैं उसे। याद रखेंगे, वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, और कई वर्णों से मिलकर शब्द बनता है और कई शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है वर्णमाला आपकी। हम वर्णमाला के बारे में आज पढ़ते हैं। वर्णमाला को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। सबसे प्रथम स्वर और व्यंजन। तो वर्णमाला को मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर के भेद देखते हैं। स्वर को फिर 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में जो है 4 वर्ण हैं, छोटा, छोटी, छोटा उरी, यानी 4 ही वर्ण आते हैं। दीर्घ में जो है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो ध्यान दीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और दीर्घ यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व से 2 गुना वर्ण लगता है, 2 गुना समय लगता है, माफ़ कीजिएगा, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे इनका उच्चारण करके आप देखेंगे तो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, यानी आ, ई, उ, री,
इनका उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगेगा। और जब इसका उच्चारण करेंगे आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, तो इन जो 4 वर्ण हैं इनका दोगुना समय लगेगा। तो आपको भेद पता चल गए होंगे। स्वर हस्व और दीर्घ, यानी हस्व जिनका उच्चारण करते समय बहुत कम समय निकले, बहुत कम समय लगे, और दीर्घ यानी जिनका उच्चारण करते समय हस्व से लगभग दोगुना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो स्वर जो है मुख्यतः 2 ही रूप से होते हैं, हस्व और दीर्घ, कहीं कहीं 3 बताया जाता है, प्लुत स्वर भी आ जाते हैं। अब देखते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत एवं संयुक्त। यहाँ पे जो है आगत के बारे में बताया गया है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं आगत भी क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जैसे का वर्ग हो गया का, खा, गा, घा, अंगा, चा वर्ग हो गया चा, छा, जा, झा, इया, टा वर्ग हो गया टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता वर्ग हो गया ता, था, दा, धा, ना, और पा वर्ग पा, फा, ब, भा, मा, तथा अड़ा और ढा, यानी पढ़ना वाला ड़ा और जो है पढ़ना वाला ड़ा, ये 2 भी शामिल किए गए हैं। तो स्पर्श इन्हीं 25 तो ये हो गए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी प्रत्येक वर्ग में 5 है, तो 25 ये हो गए, और 2 ये ड़ा और ढा, ये 27 वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन में जो है आपका हो गया या, रा, लावा, ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसमें जो है शा, शा, शाह, जिनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे सा, शा, शाह। और आगत जो ये हमारे हिंदी के नहीं है, किसी दूसरी भाषा से आए हुए हैं, जैसे जा, ये देखिए नुक्ता ही बिंदी लगी हुई है, इसका बहुत महत्व होता है। जा, ये जो है फा, ये बिंदी लगी हुई है, तो ये बाहर से दूसरी भाषा से आए हैं, तो इनको आगत कहा गया। इसीलिए संयुक्त, ये जो है संयुक्त जो होते हैं व्यंजन, छात्रा, ज्ञासरा, ये 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त कहते हैं। अभी आगे ध्यान देंगे कि ये आगे आपको बताएंगे कि ये छात्रा, ज्ञासरा, ये किन किन 2 वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। तो इस प्रकार से स्वरों की कुल संख्या हो गई 11, व्यंजन की संख्या 41, तो कुल स्वर और व्यंजन की संख्या 52, यानी हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा साड़ी के माध्यम से। अब चलिए वर्णमाला की ओर बढ़ते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया कि वर्णमाला क्या है, तो वर्णों यानी जो अभी आपने देखा वर्णों को स्वर व्यंजन में बांटा गया है, तो वर्णों के सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में अनेक प्रकार के वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला को निम्न प्रकार से बांटा गया है। अब चलिए हिंदी वर्णमाला का हम विभाजन करते हैं। ये देखिए पहला इसे स्वर में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। तो सबसे पहले स्वर पढ़ते हैं हम लोग। स्वर को उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों का आश्रय नहीं लेना पड़ता है, यानी स्वर जो वर्ण होते हैं वे कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें किन्हीं अन्य ध्वनियों का आश्रय लेना नहीं पड़ता है। इनके उच्चारण करते समय हवा हमारे मुख से बिना रुके हुए निकलती है, यानी कहीं टकराती नहीं है, सीधा हमारे मुख से निकल आती है बाहर जब इनका उच्चारण करते हैं। और स्वरों के लिए विशिष्ट चिन्ह को मात्रा कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः 11 स्वर हैं। जैसे आप देखिए छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री, ए, आई, ओ, आ, इनको ऐसे नहीं पढ़ा जाता, ये तो बचपन में सिखाने के लिए बताया गया। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ पढ़ा गया। तो जब भी इनका उच्चारण करेंगे तो इनमें हवा जो है कहीं पर टकराती नहीं है हमारे वाक्य यंत्रों से, ये सीधा बाहर निकल आते ही है। इसलिए और इनका उच्चारण करते समय किसी दूसरी ध्वनियों का सहारा भी नहीं लेना पड़ता, तो स्वर यही कहलाते हैं, यानी जिनका उच्चारण करते समय अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता और हवा जो है बिना मुख से कहीं पर टकराए सीधा मुख से बाहर निकल आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। ये 11 हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वरों के भेद। स्वर के प्रमुख 3 भेद हैं, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हस्व स्वर की बात करते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, इनका उच्चारण करते समय देखिए बहुत कम समय, ना के बराबर समय लगा, नगण्य समय लगता है, तो इन्हें स्वर हस्व स्वर कहते हैं हम। जैसे अ, ई, उ, री, यानी हस्व स्वर वो हो गया जिनका उच्चारण करते समय बहुत ही कम नगण्य समय लगता है, उन्हें हस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में आते हैं। दूसरा है ऐसे स्वर जिनका उच्चारण में हस्व स्वर से अधिक यानी लगभग 2 गुना समय लगता है, यानी हस्व स्वर जो है उनसे 2 गुना समय लगेगा तो उन्हें दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, यानी लगभग 2 गुना समय लग रहा है। आप उच्चारण करेंगे तो आपको ये महसूस भी होगा, ऐसा नहीं कि ये हवाई बातें की जा रही हैं। जब आप इनका उच्चारण करेंगे अपने मुख से तो आपको ये जो लिखा हुआ है ये आपको अनुभव भी होता चलेगा। अब चलते हैं प्लुत स्वर के बारे में। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है। ये जो हस्व स्वर है इससे लगभग यहाँ पे 3 गुना समय लगेगा और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है इनमें। तो प्लुत स्वर वो है जिनसे
जिनमें दीर्घ स्वर से भी लगभग अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इस तरीके से हम समझेंगे। तो यानी ह्रस्व स्वर वो हो गए जिनका उच्चारण करते समय बहुत कम यानी नगण्य समय लगता है। दीर्घ स्वर वो हो गए जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगभग लगता है। और प्लुत स्वर वो हो गए जिनका उच्चारण करते समय लगभग ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। यानी हमें परिभाषा को इस प्रकार से याद करना है कि ह्रस्व स्वर से ही कंपेयर करा के दोनों परिभाषा याद होंगी आपकी। ह्रस्व स्वर में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, और प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है, और दीर्घ स्वर का लगभग 2 गुना समय लगता है। तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गई होंगी। तो जैसे प्लुत स्वर की जो उदाहरण है आपका, देखिए ओम, तो ये ओम हो गया, राम हो गया, ठीक है, ये प्लुत स्वर के उदाहरण है। इनका उच्चारण में ज़्यादा समय लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ स्वर हैं और उनके उच्चारण स्थान दिए हुए हैं, तो इनको हम याद कर लेते हैं। जैसे आपका आ दिया हुआ है, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ई दी हुई है तो तालु। री मूर्धा, जीभ के आगे वाला भाग। री जब बोलेंगे आपको तो वो मूर्धा से ही टच होता है, आपको पता चलेगा। ओष्ठ यानी ओठ से जो है ऊ का, नासिका का आ से, कंठ और तालु का ए आए, कंठ और ओष्ठ यानी कंठोष्ठ ओ आओ। तो ये जो स्वर है और इनके उच्चारण स्थान है इनको याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ सकता है। अब ये देखिए वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित ये ग्राफ है, इसको आप ध्यान से देखिए और समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे कई प्रश्न बनते हैं और हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे आप जानते हुए भी परीक्षा में गलत कर देते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं नासिका यानी नासिका। ये देखिए नासिका यानी नाक। अब यहाँ पे देखिए अंग, डा, इया, ड़ा, ना, मा, ये नासिका से बोले जाते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान नासिका में है। यानी अंग, डा, इया, ड़ा, ना, मा, ये नासिका इनका उच्चारण स्थान है। दंतमूल में देखते हैं कौन कौन से हैं। रा और ला दंतमूल में आते हैं। अब दंत स्वर, जिनका उच्चारण जो है दांत, जिनका उच्चारण करते समय हवा जो है दांत से टकराती है, वो दंत वर्ग कहलाएंगे। जैसे ता, ये दंत वर्ग है। ता था दा धा ना, ता वर्ग पूरा हो गया। यहाँ पे देखिए ता वर्ग लगा है, ता था दा धा ना, और सा, ये दंत वर्ग में हो गया। दंतोष्ठ यानी दांत और ओष्ठ का सहारा लेकर जिनका उच्चारण होता है उन्हें दंतोष्ठ कहते हैं। जैसे वा जब आप बोलेंगे तो दांत और ओष्ठ दोनों के सहारे से बोला जाता है। ओष्ठ जो खाली जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है, जैसे उ और पा वर्ग भी पूरा हो गया, पा फा बा भा मा, तो ये ओठ से बोले जा रहे हैं, तो ये ओष्ठ बोले जाएंगे। ओष्ठ कंठ यानी ओठ, ओष्ठ कंठ यानी ओठ और गले के सहारे से जो बोले जाते हैं उन्हें कंठोष्ठ कहते हैं। जैसे हो गया ओ आओ, और ये जो ये वाला आ है, डॉक्टर वाला जो बिंदी रहती है, ये आगत है, ये हिंदी का नहीं है, याद रखेंगे हम, ये आगत है। तो कंठोष्ठ में ओ आओ हो गया। अब बचा आपका मूर्धा यानी री और टा वर्ग। टा में जो है टा ठा डा ढा ना, टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा ड़ा, ये जो है मूर्धा का हो गया। और ये जो सा होता है, ये वाला सा, ये भी मूर्धा से बोला जाता है। तालु यानी जो जीभ का ऊपरी भाग होता है, तालु यानी तालव्य, तो ये भी इसमें जो है ई और चा वर्ग। चा में जो है चा छा जा झा इया, या सा, ये इनका उच्चारण स्थान तालु है। ये जितने भी चा वर्ग और या सा और ई इनका उच्चारण स्थान तालु है। और कंठ तालव्य यानी जिनका उच्चारण कंठ और तालव्य दोनों की सहायता से होता है उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। तो इनका ये दो ही वर्ण है ए आए। अब आपका आखिरी में बचता है कंठ यानी जिनका उच्चारण गले से होता है। तो अ आहा का वर्ग यानी का पूरा वर्ग, जैसे 5 हो गए, का खा गा घा अंगा, प्रत्येक वर्ग में 5 स्वर है। और ये जो का खा गा घा अंगा, का वर्ग, चा वर्ग, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा ट ठ ढ तथा धना प फ मा, ये 25 होते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। और लास्ट में आपका हा वर्ग भी कंठ के अंतर्गत आता है, तो याद रखेंगे स्पर्श व्यंजन भी। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा व्यंजन स्वर मतलब पता चल गया होगा कि उनका उच्चारण स्थान कहाँ पे है। जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान आपको पता चल गया होगा अगर आपके माध्यम से। अब बढ़ते हैं वर्णों के अगले भाग की ओर, यानी व्यंजन। जब प्राणवायु कंठ मुख के अवयवों से टकराती हुई बाहर निकलती है, यानी जब प्राणवायु कंठ मुख के अवयवों से टकराती हुई बाहर निकलती है तो जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे का खा गा, जब इनका उच्चारण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हवा जो निकल रही है हमारे मुंह से, तो वाक्य यंत्रों यानी तालु से टकरा रही है, कहीं ना कहीं टकराती हुई आ रही है, स्वर की तरह सीधी मुख से बाहर नहीं निकल आ रही है। और ये भी ध्यान दीजिए कि इनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है। जैसे ये का लिखा हुआ है आपका, तो ये का ऐसे नहीं है, ये का प्लस स्वर है आ, तो इस प्रकार से ये का बन रहा है। ठीक है, मालूम हो गया होगा आप। इसी प्रकार से सभी व्यंजनों का उच्चारण जो स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी वह वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और इनका उच्चारण करते समय जो है जो हवा निकलती है
वो मुख के अवयव से टकराती हुई बाहर निकलती है, डायरेक्ट नहीं निकलती है। तो उम्मीद करते हैं आपको व्यंजन भी समझ में आया होगा। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, तो चलिए देखते हैं व्यंजन कौन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, यानी कहीं टकराती नहीं, खाली उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है खाली। स्पर्श व्यंजन में जो है 5 वर्ण है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग व पा वर्ग। यानी मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, का खा गा खा चा छा जा टा 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 ता था धा ना पा फा वा मा, ये 5 वर्ग जो है 25 हो गए। इस प्रकार से 2500 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी भाग को नहीं छूती है, वह हवा बिना रगड़ खाए मुख से बाहर निकल आती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा स्पर्श व्यंजन, यहाँ पे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, स्पर्श मात्र करती है, लेकिन यहाँ पे जो है रगड़ नहीं खाती है, डायरेक्ट बाहर निकल आती है, किसी भाग को छूती भी नहीं, यानी स्पर्श भी नहीं करती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी भाग को नहीं छूती है और बिना रगड़ खाए बाहर निकल आती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे यारा लावा, अभी इनका उच्चारण करिए आप, यारा लावा, तो ये कहीं पर किसी भाग को नहीं छू रही है, जब हवा निकल रही है बाहर, तो जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो कहीं भी छू नहीं रही है, तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब उस व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें उष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब जैसे ये जो व्यंजन है सा सा साहा, तो इन्हें उष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है। ये आप अनुभव करेंगे, जब उच्चारण करेंगे तो आपको अनुभव होगा, तो इसलिए इन्हें उष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इसमें हवा भी रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है। जैसे आप बोल के देखिए सा सा साहा, तो इसमें हवा भी निकल रही है, ऊष्मा के साथ हवा निकले, गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, यानी जब दो जो है वर्ण को मिलाकर जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अब आप देखिए यहाँ पे अक्षर कला, तो इसमें जो छा वर्ण है ये का और सा से मिलकर बन रहा है, देख रहे हैं आप लोग, का और सा से मिलकर छा बनता है। पुल त्रिशूल, यानी जो त्रा है, त्रा, ये आधा ता और पूरा रा को मिलकर त्रा बनता है, तो ये संयुक्त हो गया। इसलिए देखिए दो दो वर्णों से मिलकर ये व्यंजन बन रहा है। अब ज्ञान विज्ञान, यानी जो ये ज्ञा है, ये जा प्लस आ से मिलकर ज्ञा बन रहा है। श्रम, ये वाला भी श्राम वाला श्रम, श्रम वाला श्रम, तो ये सा और रा से मिलकर बन रहा है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, ये जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 होते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही।